बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क की जो है वो बात कर रहे थे, और आज के लेक्चर में हमने नेगोशिएशन टास्क की हमने बात करनी है। इससे पहले इंसेप्शन, इलस्ट्रेशन, एलैबोरेशन जो टास्क है उनकी हम बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक नेगोशिएशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में नेगोशिएशन से क्या मुराद है। Negotiation, during negotiation, the software engineer reconciles the conflict between what the customer wants and what can be achieved given limited business resources. तो इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंजीनियर्स की जो टीम होती है, वो टीम जो है वो इसमें रिकॉन्साइल्स जो है वो कर रही होती है कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो कस्टमर और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो टीम है उसके दरमियान जो आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। फर्ज करें कि कस्टमर जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो बता रहा है कि अपने मैनेजमेंट सिस्टम के लास्ट से कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और वो चीज जो है वो फर्ज करें कि 20-25 लाख में जो है वो बन रही है, और कस्टमर जो है वो ये कहता है कि मैंने जो है वो आपको 10 या 12 जो है वो लाख जो है वो पे करना है। तो इस पे नेगोशिएशन जो है वो होगी। कस्टमर को इस चीज पे ये चीज बावर करवाई जाएगी, ये चीज समझाई जाएगी कस्टमर को, जो आप जो कह रहे हैं वो इस टाइम कॉन्स्टेंट में और इस कॉस्ट में जो है वो नहीं बनाई जा सकती जो है। रिक्वायरमेंट्स आर रैंक्ड, प्रायोरिटाइज्ड बाय द कस्टमर, यूजर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो है वो बैठ के रिक्वायरमेंट्स को रैंक कर रहे होते हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। फर्स्ट करेंगे 30 रिक्वायरमेंट्स, R1, R2, R3 अप टू R30। तो उसमें से कस्टमर के लिए जो सबसे एंड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कर लिया जाता है, की रिक्वायरमेंट्स को अलग कर लिया जाता है ताकि उनको पहले जो है वो इंप्लीमेंट जो है वो कर दिया जाए, और लेटर ऑन जो है वो अनइम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो ना भी इंप्लीमेंट हो तो कस्टमर को ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो लेटर ऑन जो है वो इंप्लीमेंट जो है वो किए जाए। और रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड डिफरेंट किस्म के जो रिस्क हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, वो आइडेंटिफाई और एनालाइज जो है वो किए जाते हैं, और कस्टमर को ये चीज बताई जाती है कि अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंप्लीमेंट करवाएंगे उसके अगेंस्ट ये रिस्क हो सकता है, ये रिस्क हो सकता है, और लेटर ऑन जो प्रोडक्ट होगी उसमें ये प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। कस्टमर को जो है डेवलपमेंट के लिए एक गैस जो है, रफ गैस जो है वो बना के भी बताया जाता है कि इतना जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कॉस्ट लगेगी, इतना जो है वो इस पे टाइम जो है वो लगेगा, ताकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो चीज बने, निगोशिएट हो जाए, कस्टमर को पहले से पता चल जाए कि इस पे इतनी कॉस्ट होगी और मैंने इतना जो है वो पे करना है, और इतने टाइम में मुझे डिलीवरी होगी और मुझे इतना वेट करना पड़ेगा। यूजिंग द आइटरेटिव अप्रोच, रिक्वायरमेंट्स आर एलिमिनेटेड, कंबाइंड और मॉडिफाइड सो दैट ईच पार्टी अचीव सम मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो निगोशिएशन में सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो बैठे हुए होते हैं, तो उसमें अगर कोई जो रिक्वायरमेंट्स है उसको एलिमिनेट किया जाता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स को कंबाइन किया जाता है, किसी रिक्वायरमेंट में कोई मॉडिफिकेशन की जाती है, तो ये सारी चीजें जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, ताकि किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो राजी हो जाए और सेटिस्फाइड हो जाए। द आर्ट ऑफ निगोशिएशन, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे अहम चीज जो है वो ये रिकॉग्नाइज करने की है कि ये कोई कंपटीशन जो है वो नहीं हो रहा है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान में, बल्कि यहाँ पे निगोशिएशन हो रही है, सबको समझाना है, सबको बताना है, सबको सेटिस्फाइड करना है, और फिर प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे कोई राइवल ग्रुप नहीं बैठे हुए हैं कि उनके दरमियान कोई कंपटीशन होगा और एक दूसरे को कम्पीट करना है या एक दूसरे को नीचा दिखाना है। मैप आउट स्ट्रेटेजी, और जब जो है वो रिक्वायरमेंट्स निगोशिएट हो जाती हैं तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो मैप आउट की जाती है प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करने की। लिसन एक्टिवली, कोई भी स्टेक होल्डर जो है जब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो उसको इजीली जो है वो आपने नहीं लेना, उसकी बात को अच्छे से आपने सुनना है, और अगर वो आपके स्टेक्स के मुताबिक है तो वो आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो आपने हामी भरनी है। अदरवाइज जो है वो आपने स्टेक होल्डर्स को जो है वो समझाना है कि ये चीज इस तरह नहीं, इस तरह से हो सकती है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। फोकस ऑन अदर पार्टीज इंटरेस्ट, सिर्फ अपनी जो है वो फायदे की बात ही नहीं सोचनी है, बल्कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के आपने कोई भी जो है वो बात करनी है। डोंट लेट इट गो पर्सनल, किसी जैसे पहले कहा है कि कोई कंपटीटर जो है वो नहीं बैठा हुआ, आपने किसी को कम्पीट नहीं करना, कोई राइवल ग्रुप नहीं है, इसलिए पर्सनल होने की इसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, समझाना है तमाम स्टेक होल्डर्स को, कस्टमर्स को,
ताकि वो अच्छे से बात जो है वो समझ जाएं और फिर आप अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकें। बी क्रिएटिव, बी रेडी टू कमिट, और जब किसी बात पे आपकी बात जो है वो तय हो जाती है, तमाम स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो फिर आप रेडी हों वो चीज इंप्लीमेंट करने के लिए, कमिट करने के लिए। तो ये हमारे पास नेगोशिएशन का फेज था। नेगोशिएशन के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्पेसिफिकेशन का जो फेज है वो आ जाता है। तो स्पेसिफिकेशन का जो फेज है उसमें हम जो है वो क्या करते हैं कि इसमें एक डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया जाता है जिसे SRS डॉक्यूमेंट कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट हाउ द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। सिस्टम क्या काम करेगा, किस तरह से करेगा, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल कौन सी हैं, नॉन फंक्शनल कौन सी हैं, इसमें सिक्योरिटी का क्या इशू है, प्राइवेसी का क्या इशू है, हर तरह की चीज जो है वो इस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट की जाती है। इट इज यूजुअली साइंड ऑफ एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर फेज। तो जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो फेज होता है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये स्पेसिफिकेशन टास्क जो SRS डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया जाता है। SRS डॉक्यूमेंट की जो क्वालिटीज है वो कौन सी होनी चाहिए? आपका SRS डॉक्यूमेंट करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई चीज जो है वो फेक या फॉल्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी निगोशिएशन जो है वो होगी, वैलिडेशन उसी के ऊपर होगी, उसी के बेस के ऊपर जो है वो सारा आपका जो काम है वो नेक्स्ट जो है वो चलेगा। तो उसमें किसी किस्म की कोई फेक चीज जो है या गलत चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। और जो रिक्वायरमेंट्स आपने उसमें लिखी हुई है उनमें कोई रिक्वायरमेंट जो है वो एम्बिगुअस नहीं होनी, किसी किस्म की एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स अगर आपने कोई मिस कर दी है, उसमें आपने नहीं लिखी, लेटर ऑन जो है वो कस्टमर उसमें लिखवाने की कोशिश करेगा, उस वक्त आप इस फेज में होंगे कि आप लिख नहीं सकेंगे, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंट में आपने कंसिस्टेंट रहना है हर चीज के लिहाज से। रैंक फॉर इंपॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, वेरीफाइबल आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट किसने दी है, कब दी है, और इस रिक्वायरमेंट्स का किस रिक्वायरमेंट्स के साथ ताल्लुक है। अगर इसमें कोई हम चेंज करते हैं तो वो लेटर ऑन किसके ऊपर इफेक्ट जो है वो डालेगी। और टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट कैप्चर्ड बाय SRS, तो किस तरह की रिक्वायरमेंट जो है वो SRS डॉक्यूमेंट कैप्चर करता है। मैंने कहा फंक्शनल हो सकती हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड, इंटरफेस बेस्ड, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, क्वालिटी, ऑपरेशनल, रिसोर्स, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो SRS डॉक्यूमेंट जो है वो कैप्चर करता है। जैसे पहले कहा कि SRS डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस बाय द रिक्वायरमेंट इंजीनियर एट फाइनल फेज के ऊपर ये बनाया जाता है। इट इज नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये फाउंडेशन है। किस चीज की फाउंडेशन है? कि जो भी एक्टिविटीज आपने लेटर ऑन आप परफॉर्म करनी है, आपने डिजाइनिंग करनी है, आपने कोडिंग करनी है, आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आपने टेस्टिंग करनी है, कोई भी चीज आपने करनी है तो वो इसी डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर होगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन डॉक्यूमेंट होता है। इट डिस्क्राइब द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम एंड द कॉन्स्टेंट्स दैट विल गवर्न इट्स डेवलपमेंट। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉन्स्टेंट है तो वो भी ये इसके अंदर कैप्चर हुआ होता है। इट फॉर्मुलाइज द informational, functional and behavior requirements of the proposed software in both graphical and textual format। और इस डॉक्यूमेंट में आप ना सिर्फ टेक्स्ट जो है वो लिख के आप डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स जो है वो दे रहे होते हैं, बल्कि कस्टमर को रिक्वायरमेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड करवाने के लिए आप उसमें डिफरेंट किस्म की डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। जो डायग्राम हमने एलेबोरेशन फेज में पढ़ी है तो वो भी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होती हैं। उसके बाद टिपिकल कंटेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड स्टेट्स एंड नोड्स जो हैं रिक्वायरमेंट्स के वो इसमें होंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ग्रुप होंगी कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, ये यूजर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एडमिन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हर किसी को आपने ग्रुप करना होता है। एक्सटर्नल इंटरफेस से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और उसमें अगर कस्टमर कहता है जी कि इसमें मुझे यहाँ पे लॉगिन बटन चाहिए, यहाँ पे फलां बटन चाहिए, यहाँ पे फलां बटन चाहिए, तो वो एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स हैं। इंटरनल जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं या डाटा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इसका हिस्सा होती हैं। उसके अलावा डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट्स किसी किस्म के हैं तो वो भी
आपने इस डॉक्यूमेंट में लिखने होते हैं। उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स में जो ट्रेसेबिलिटी है वो भी लिखनी होती है। ट्रेसेबिलिटी से क्या मुराद है? ट्रेस बैक टू द सिस्टम और सब सिस्टम वेयर ईच रिक्वायरमेंट्स अप्लाइज। तो आपने एक टेबल बनाना होता है, उस टेबल में आपने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती हैं, फिर वो रिक्वायरमेंट्स किस यूज केस से रिलेटेड गैदर हुई हैं, किसने वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो दिए, और उन रिक्वायरमेंट्स का डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कोई डिपेंडेंस है या नहीं है। अगर एक रिक्वायरमेंट को हम चेंज करते हैं तो दूसरी रिक्वायरमेंट में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में, ट्रेसेबिलिटी टेबल में हम जो है वो लिखते हैं। तो ये हमारे पास IEEE का एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो ओपन सोर्स है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। और ना सिर्फ ये अवेलेबल है बल्कि इसमें ये डिफरेंट जो इसके पॉइंट्स हैं 1.1, 1.2, 1.3 अप टू ये इनमें क्या चीजें लिखनी है वो भी इंटरनेट के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। तो IEEE का टेम्पलेट है SRS डॉक्यूमेंट का। इस डॉक्यूमेंट में हमने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में हमने रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो हमने लिखनी होती हैं। इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, इसमें क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी, स्कोप हमने लिखना है। इसमें कोई चीज जो है वो हम डॉक्यूमेंट में अगर हम इस्तेमाल करने लगे हैं तो उसको हम स्टार्ट में डिफाइन कर देंगे कि इस डॉक्यूमेंट में इस चीज का ये मतलब होगा। हम इस डॉक्यूमेंट में SRS जैसे हम लिखते हैं तो हम स्टार्ट में उसकी एब्रिविएशन बता देंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है इससे रिलेटेड, और लेटर ऑन आप पूरे डॉक्यूमेंट में SRS लिखेंगे। और कोई रेफरेंसेस आप देना चाहें वो ओवरव्यू आप ओवरऑल सिस्टम का जो है वो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। दूसरा जो है उसमें आपने जनरल डिस्क्रिप्शन जो है वो देनी है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, यूजर से जो है वो रिलेटेड, जनरल कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनसे रिलेटेड, कुछ डिपेंडेंसी हैं उनसे रिलेटेड आपने कुछ चीजें बतानी है तो वो आप बताएंगे। और थर्ड जो है उसमें स्पेसिफिक आपने रिक्वायरमेंट्स बतानी है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से मुराद आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट बतानी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने बतानी है, डिजाइन कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो आपने बताने हैं। तो वो आप इस थर्ड फेज में बताते हैं। और लास्ट में अपेंडिक्स होता है, उसमें आप डिफरेंट जो डायग्राम हमने पढ़ी है, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम, तो वो डायग्राम आप अपेंडिक्स में ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम स्पेसिफिकेशन का जो फेज है, जो टास्क है, वो जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास वैलिडेशन जो है, वैलिडेशन का टास्क आ जाता है। वैलिडेशन से मुराद क्या है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में? वैलिडेशन से मुराद यह है कि ड्यूरिंग वैलिडेशन द वर्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर्स आर एसेट्स फॉर क्वालिटी। तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पास जो प्रोडक्ट जो है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट जो आता है उसको असेस किया जाता है क्वालिटी के लिए, और डिफरेंट जो स्पेसिफिकेशन होती है उनको एग्जामिन किया जाता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो स्टेट होती हैं, ये देखा जाता है कि उसमें कोई एम्बिग्विटी जो है वो नहीं है, कंसिस्टेंसी चेक की जाती है, कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं है वो चीज चेक की जाती है, और कोई अगर रिक्वायरमेंट्स गलत है तो वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं ठीक की जाती है। The work product conform to the standard established at the process, the product and the project and the product, और जो स्टैंडर्ड जो हैं वो कंफर्म या सेट किए जाते हैं। तो ये चीज भी देखी जाती है कि जो प्रोडक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है डेवलप होगा वो उनके मुताबिक होगा या नहीं होगा। उसके अलावा फॉर्मल और टेक्निकल रिव्यू सर्व्स एज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन मैकेनिज्म। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की जो टीम है वो बैठती है और फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करती है सारे SRS डॉक्यूमेंट का और रिक्वायरमेंट्स का, और उनको वैलिडेट करती है। और इसमें क्वेश्चन जो है वो क्या पूछे जा सकते हैं? इज ईच रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर द सिस्टम? कि कोई रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसी तो नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो ओवरऑल जो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है उसके साथ, या रिक्वायरमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है और उसका सिस्टम के या प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है। हैव ऑल requirements being specified at the proper level of abstraction, that is, do some requirements provide a level of technical detail that is inappropriate at this stage? और ये देखा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई हैं क्या उनकी टेक्निकल डिटेल जो है वो काफी है लेटर ऑन इंप्लीमेंट करने के लिए इस स्टेज के ऊपर, या एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमने उसकी डिटेल जो है वो देनी है। एज द रिक्वायरमेंट रियली नेसेसरी और डज इट रिप्रेजेंट एन एड ऑन फीचर्स? तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो देखा जाता है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है हमारा उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी या ये एक्स्ट्रा फीचर डालने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डाली गई हैं, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। इज ईच रिक्वायरमेंट बाउंडेड एंड अनएम्बिगुअस? ये देखा जाता है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, एम्बिग्विटी किसी रिक्वायरमेंट्स में नहीं होनी चाहिए, और सबसे अहम चीज रिक्वायरमेंट बाउंडेड होनी चाहिए।
बाउंडेड से मुराद ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स के एडमिशन सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो एडमिशन की कोई स्पेसिफिक डेट होती है, बाउंडेड है, कुछ स्पेसिफिक फी होती है, सेमेस्टर स्टार्ट डेट होती है, सेमेस्टर क्लोज डेट होती है, रजिस्ट्रेशन डेट होती है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बाउंडेड होती है. Does each requirement have attribution? That is source generally specific individual noted for each requirements. तो जो रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई हैं क्या वो ट्रेसेबल है? ट्रेसेबल से मुराद ये कि रिक्वायरमेंट किस इंडिविजुअल ने जो है वो दी थी और उस इंडिविजुअल की ऑथेंटिकेशन जो है वो क्या है, या वो प्रॉपर स्टेक होल्डर है भी या नहीं है. उसके अलावा डू एनी रिक्वायरमेंट्स कंफ्लिक्ट विद अदर रिक्वायरमेंट्स? कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है जो किसी दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ कोई कंफ्लिक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही हो कि हम इस रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करें तो उसके अगेंस्ट दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो इंप्लीमेंट ना हो सके. इस तरह से डिफरेंट जो ये क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं. इज ईच रिक्वायरमेंट अचीवेबल इन द टेक्निकल एनवायरनमेंट दैट विल हाउस द सिस्टम? और प्रोडक्ट जो है कोई रिक्वायरमेंट इस तरह की तो नहीं है जो अचीवेबल ही ना हो, जिसको हम इंप्लीमेंट जो है वो नहीं कर सके. और रिक्वायरमेंट सारी की सारी जो है वो टेस्टेबल होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेड जो है वो होनी चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन उसकी दी जा सके कस्टमर को, स्टेक होल्डर्स को कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो हम इस तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो करेंगे. और हैज द रिक्वायरमेंट मॉडल बीन partitioned in a way that express progressively more detailed information about the system, और with the passage of time जब इंप्लीमेंटेशन हो रही हो रिक्वायरमेंट्स की तो उसकी प्रोग्रेस भी कस्टमर को शो की जा सके. और लास्ट फेज है हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के टास्क का रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टास्क में हमने क्या करना होता है, हमने ये बताना है कि जो प्रोजेक्ट टीम है वो उसने कंट्रोल करना है ओवरऑल एक्टिविटीज को. कौन सी एक्टिविटीज को? आइडेंटिफाई, कंट्रोल एंड ट्रैक रिक्वायरमेंट्स. और कस्टमर जो है वो हर स्टेज के ऊपर जो है वो चेंजिंग करवाना चाहता है, वो बार बार आपके पास आएगा. लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो टीम है, जो प्रोजेक्ट की जो टीम है, उसने ये डिसाइड करना है कि किस टाइम तक प्रोजेक्ट कहां तक प्रोसीड होगा तो हम रिक्वायरमेंट्स जो है वो कस्टमर की लेंगे और किस स्टेज से आगे हम जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम नहीं लेंगे. तो ये जो रिक्वायरमेंट्स की मैनेजमेंट टास्क होगा. ईच रिक्वायरमेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफायर. जैसे हम कहते हैं R1, R2, R3, तो ये हर रिक्वायरमेंट का यूनिक आइडेंटिफायर है. द रिक्वायरमेंट्स आर द प्लेस्ड इनटू वन और मोर ट्रेसेबिलिटी टेबल्स. तो ट्रेसेबिलिटी टेबल से हमने पहले भी बात की है कि इस तरह का टेबल होगा जिसपे हम रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिखेंगे, उसके यूज केसेस लिखेंगे, उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स के साथ जो उनकी डिपेंडेंसी है वो लिखेंगे. अगर हम एक रिक्वायरमेंट को चेंज करते हैं तो उसके अगेंस्ट वो क्या क्या चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी, ये हमें ट्रेसेबिलिटी टेबल बताता है. दिस टेबल में बी स्टोर्ड इन डेटाबेस दैट इज रिलेटेड फीचर्स, सोर्सेज एंड डिपेंडेंसी, सब सिस्टम एंड इंटरफेसेस टू द रिक्वायरमेंट्स. तो ये टेबल जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हुए होते हैं. और रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी टेबल इज आल्सो प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. जो आपका SRS डॉक्यूमेंट है उसके एंड पे आप ये टेबल भी जो है ट्रेसेबिलिटी टेबल जो है वो भी आप दे सकते हैं. तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के टास्क थे. और लास्ट टास्क जो था वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टास्क, उसकी हमने बात किया. होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और सबसे अहम चीज, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. थैंक यू सो मच.